नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक श्रीलंका में गहराते संकट पर है। दरअसल इस समय ये देश आर्थिक हालत से जूझ रहा है। यहाँ पर खाने पीने जैसी बुनियादी चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो लोग हैं उनको दवाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका का भविष्य है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिरकार श्रीलंका के ये हालात कैसे पैदा हुए। इसके अलावा जो वहाँ की सरकार है इस समय उसके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका के मौजूदा हालात की बात करें तो वहाँ पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोगों के पास काम नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं। इसके अलावा जो महंगाई है वो चरम पर पहुँच गई है। बिजली भी वहाँ पर 4-4 दिन में आ रही है, जिसकी वजह से स्कूल बंद हैं। वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जो वहाँ पर अस्पताल हैं वो मरीज़ों के लिए ज़रूरी दवाएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल फैसिलिटी कोलैप्स होने से वहाँ पर इतनी ज़्यादा मौतें हो सकती हैं जितनी कोरोना काल में भी नहीं हुई थी। इस समय श्रीलंका के पास पेट्रोल डीजल की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि इस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका है और कहीं पर पेट्रोल मिल भी रहा है तो इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात केवल श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं। घाना और लेबनान जैसे कई ऐसे देश हैं जिनमें ऐसे हालात लगभग पनप रहे हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो सामने आ गए हैं और दूसरे देशों के अभी तक छिपे हुए हैं। दोस्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार श्रीलंका में ये जो हालात हैं, यानी कि जो ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक कारण हो और उसे बता दिया जाए। ऐसे कई कारण हैं, यानी ऐसी कई वजहें हैं जो कि श्रीलंका को इस हालात में पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार रही हैं। हाँ, अगर किसी ज़रूरी कारण की बात की जाए तो उसे पॉलिसी मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में और 1983 में इसमें सिविल वॉर शुरू हो गया। यानी कहीं ना कहीं नीतियों में खामी ही रही होगी जिसकी वजह से वहाँ पर उग्रवाद पनपा। ये जो सिविल वॉर है वो तमिल और सिंघली कम्युनिटी के बीच लड़ा गया और ये 1983 से लेकर 2009 तक चला। इन 26 सालों में श्रीलंका इतना ज़्यादा बदहाल हो गया कि उससे बाहर निकलने के लिए वहाँ की सरकार ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर जोर दिया। ऐसा करने पर श्रीलंका का इंपोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी कि श्रीलंका एक आयात निर्भर देश के रूप में उभरने लगा। दोस्तों, ये वो समय था जब वहाँ की सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए विदेशों से कर्जे ले रही थी। आज जो श्रीलंका के हालात हैं उसके लिए विदेशी कर्जा काफ़ी ज़्यादा हद तक जिम्मेदार है। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि इस समय श्रीलंका पर करीब $51 बिलियन का कर्ज है, जिसमें अकेले 10% चीन का है। इसके अलावा भारत, जापान और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कर्जे लिए गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका पर इस समय डेब्ट जीडीपी रेशियो करीब 111% के आसपास है। यानी कि श्रीलंका की सरकार एक साल में जितना कमाती है उससे ज़्यादा तो उस पर कर्जे हैं। लेकिन इस समय विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की वजह से इन कर्ज़ों को चुकाया कैसे जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, 2019 के बाद से श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें करीब 99% तक की कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, आज जो श्रीलंका जिस मुहाने पर खड़ा हुआ है कि वहाँ पर चारों तरफ लोगों के पास काम नहीं है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसका जो अहम रोल है वो अहम रोल एक माना जा सकता है करप्शन, जो वहाँ की राजनीति में है। यानी कि वहाँ की जो राजनीति है वो ज़्यादातर एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और वो परिवार है राजपक्षे परिवार। श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं गोटबाया राजपक्षे, वो इसी परिवार का हिस्सा हैं। महिंदा राजपक्षे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा परिवार के कई और सदस्य सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि बाद में इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। दोस्तों, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का दबदबा इतना ज़्यादा है कि जब सरकारी नीतियां बनाई जाती थीं वो परिवार को ध्यान में रख के बनाई जाती थीं। यानी कि परिवार को फ़ायदा किस तरीके से हो इस पर ध्यान दिया जाता था और यही नतीजा है कि इस परिवार के रहने से श्रीलंका की राजनीति में भ्रष्टाचार भी पनपा। दोस्तों, अब हम नीतियों पर बात कर लेते हैं जो कि श्रीलंका देश के लिए सही साबित बिल्कुल भी नहीं हुई। जैसे 2019 में श्रीलंका की सरकार ने इस बात का फैसला किया कि जो वैल्यू एडिड टैक्स 15% है उसे घटाकर 8% किया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। वो बात तो सही है, लेकिन इससे हुआ ये
कि सरकार के जो इनकम के सोर्स हैं वो घटने लगे, यानी ये देश हित में ये फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। इसके बाद अप्रैल 2021 में एक और नीति अपनाई गई, वो ये कि विदेशी जो फर्टिलाइज़र थे उन पर रोक लगाई जाए, यानी कि ये जो फैसला है वो बिना कोई सर्वे कराए ही लिया गया, जो कि देश हित में बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। हालांकि श्रीलंका सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया था ताकि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बच सके, और श्रीलंका सरकार ने फैसला किया कि जैविक खेती को ही आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद वहाँ पर फसलें सड़ने लग गईं, अब वहाँ पर अनाज की कमी हो गई। अब उस अनाज की भरपाई करने के लिए श्रीलंका सरकार ने बाहर के देशों से महंगे दामों पर अनाज खरीदा। उससे हुआ ये कि विदेशी मुद्रा भंडार में पहले के मुकाबले और ज़्यादा कमी हो गई, यानी कि ये फैसला भी श्रीलंकन सरकार के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। दोस्तों, एक समय था जब गोटबाया राजपक्षे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये कहा था कि अब श्रीलंका जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दरअसल उनकी मंशा ये थी कि अब श्रीलंका के जो किसान हैं वो जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं। लेकिन परेशानी तब पैदा हो गई कि कंपोस्ट के सहारे इतनी बड़ी आबादी का पेट भरा जाए तो कैसे। हालांकि ये फैसला गलत साबित हुआ। इसके बाद ये देखा गया कि जिस तरीके के श्रीलंकन सरकार ने फैसले लिए हैं उनमें से ज़्यादातर फैसले गलत साबित हुए, और आज देश जिस मुहाने पर खड़ा हुआ है ये उन्हीं का नतीजा है। दोस्तों, श्रीलंका को एक अच्छे टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है, और इस देश की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी में करीब 12% का योगदान देती है। लेकिन जब 2019 में ईस्टर बम धमाके हुए उसके बाद भी इस इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इसके बाद आया कोरोना काल में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। जब सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया तो यहाँ पर टूरिस्ट का जाना ही बंद हो गया। वैसे उस समय जो दुनिया भर की जो घूमने वाली जगह हैं उन जगह पर टूरिस्ट ना के बराबर जा रहे थे। तो ऐसा होने से श्रीलंका की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसका आना बंद हो गया। जब विदेशी मुद्रा का आना बंद हो गया तो यहाँ पर जो लोगों को जो इस फील्ड से जुड़े हुए थे उनको काम मिलना भी बंद हो गया। तो दोस्तों, ये सभी कारण हैं श्रीलंका को इस बदहाली में पहुँचाने के। ये मैंने आपको गिनाए। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जो श्रीलंका के इस समय जो हालात हैं उसका देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि वहाँ जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर ये क्राइसिस लगातार आगे बढ़ता है तो वहाँ पर अराजकता फैलने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, और अराजकता फैलने से वहाँ पर हिंसा का दौर भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक और परेशानी पैदा हो सकती है कि श्रीलंका से पलायन बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि समुद्री सरहद से सबसे पास भारत ही है। और ऐसी कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं कि लोग समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश भी करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि अगर वहाँ पर अराजकता लगातार बढ़ती जाती है तो वहाँ पर लिट्टे जैसे संगठन पैदा होने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि भारत ने काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका में इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, आज जो श्रीलंका में हालात हैं उससे चीन की कर्ज रणनीति भी सामने आने लगी है कि कैसे चीन पहले छोटे छोटे देशों को लोन देता है, और जब वो लोन को नहीं लौटा पाते तो उनके ज़मीन के किसी न किसी हिस्से को हथिया लेता है। जैसे इस समय चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना एकाधिकार कर रखा है। लेकिन जब ये रणनीति सामने आ गई है तो इससे होगा ये कि अगर कोई भी छोटा देश आगे आने वाले समय में चीन से डील करेगा तो इस बात को एक बार ज़रूर सोचेगा। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं आखिरकार इस संकट से निपटने के लिए श्रीलंका क्या क्या कदम उठा रहा है। तो अभी तक वहाँ पर हुआ ये है कि जो गैर ज़रूरी सामान है उसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। इसके अलावा श्रीलंका ने भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से एक बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की है ताकि संकट से निपटा जा सके। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी तक $3.5 अरब से ज़्यादा की मदद अपने पड़ोसी को दे चुका है। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार IMF से भी बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, जानकारों का ये मानना है कि अगर IMF श्रीलंका को कर्ज देता है तो श्रीलंका को उसकी कुछ शर्तें माननी पड़ सकती हैं। जैसे श्रीलंका की सरकार अपने देश की जनता पर टैक्स बढ़ा सकती है, साथ ही जो ब्याज दरें हैं उनमें भी बढ़ोतरी कर सकती है ताकि सरकार को इनकम के नए सोर्स मिल सकें। साथ ही श्रीलंका में एक स्टेबल गवर्नमेंट का भी होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कड़े फैसले लिए जा सकें। इसके साथ ही कुछ जो जानकार हैं वो ये मानते हैं
कि जब आईएमएफ किसी देश को कर्ज देता है तो उस देश की सरकारी नीतियों में भी आईएमएफ का हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक विकल्प और हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा नोट छापे जाएं, लेकिन ज़्यादा श्रीलंका रुपया छापने की वजह से वहाँ पर महंगाई भी भड़क सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही एक ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन ये एक लॉन्ग पीरियड ऑप्शन है। ऐसा माना जा रहा है कि निजीकरण को बढ़ावा देने से श्रीलंका को बदतर आर्थिक हालात से बाहर निकाला जा सकता है। इस समय रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, तो जाहिर है उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रीलंका को बिगड़े आर्थिक हालात से बाहर निकालने की, और ये देखना होगा आखिरकार अब वहाँ की सरकार क्या क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।